नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात करें तो अब पिछले वाले वीडियो में हमारी जो चर्चा थी वो रही थी अक्षांश रेखाओं पर, और आज हम अपनी जो चर्चा रखेंगे वो रखेंगे देशांतर रेखाओं पर। ठीक है ना। तो एक पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो आज हम जो अपनी चर्चा है वो बात करते हैं किस बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, ये मान लीजिए जैसे कि हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर दो भागों में बांटने वाली उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में ग्लोब को बांटने वाली जो रेखा होती है उससे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कह लो भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। और ये हमारा ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबवत, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोणात्मक दूरी बनाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके लंबवत ये रेखाएं खींची जा रही हैं, और इसके लंबवत ये रेखाएं क्या है, हमारी कोणात्मक दूरी दर्शा रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो हमारी कौन सी दूरी दर्शा रही है, कोणात्मक। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोणात्मक दूरी दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये हमारी कौन सी रेखाएं, ये हमारी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिखो, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हेडिंग ही डाल लीजिए आप, देशांतर रेखाएं। एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अक्षांशों के बारे में ना, इसमें हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, तो परिभाषा हम लिखें, तो आप हमारे साथ लिखना चाहो तो लिखो, भूमध्य रेखा के लंबवत, ऐसे लिखो, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हूं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। देखिए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य में जो एक सीधी स्ट्रेट रेखा होती है ना, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। इसे क्या बोला जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो अन्य जो हमारी देशांतर रेखा है वो प्रधान यामोत्तर रेखा से क्या दर्शा रही है, हमारी कोणात्मक दूरी दर्शा रही है। ये इस रेखा से क्या दर्शा रही है, कोणात्मक दूरी दर्शा रही ना, कोणात्मक दूरी। तो ये बिंदु और लिख लीजिए, देशांतर रेखाएं प्रधान यामोत्तर रेखा से
प्रधान यामोत्तर रेखा से देखिए ये दोनों तरफ दूरी दर्शाती है, इधर भी, तो इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिम भाग, इधर वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी भाग। तो प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर कोणात्मक दूरी दर्शाती हैं, कोणात्मक दूरी दर्शाती है। ठीक है, तो हमारी जो देशांतर रेखा है वो किस रेखा से, प्रधान यामोत्तर रेखा से क्या दर्शाती हैं, कोणात्मक दूरी दर्शाती है। बात करें पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा से इधर वाला जो भाग है वो तो कहलाता है हमारा पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला जो भाग है वो तो क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो भाग है वो कहलाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध वाला हिस्सा हो गया, और इधर वाला जो हिस्सा है वो कहला पूर्वी गोलार्ध। तो प्रधान यामोत्तर रेखा से 180 देशांतर रेखाएं तो पूर्वी गोलार्ध में मानी गई हैं और 180 पश्चिमी गोलार्ध में मानी गई हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुल जो देशांतर होते हैं वो तो होते हैं हमारे 360, क्योंकि 180 तो पश्चिमी गोलार्ध में और 180 पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो कितनी होती है, 360। तो लिख लीजिए ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है, 360 होती है। ठीक है ना। बात करें इनके मध्य जो औसत दूरी, देखिए वैसे तो दूरी ध्रुवों पर दूरी तो कम होती जाती है और भूमध्य रेखाओं पर देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है ना। देखिए ध्रुवों से यहाँ आ रही हैं, सभी एक ही जगह से निकल रही हैं, तो ध्रुवों पर तो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी जो है न्यूनतम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर इनके मध्य जो दूरी है वो अधिकतम होती है। लेकिन जो औसत दूरी मानी गई है वो मानी गई है 111.32 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो होती है हमारी 111.32 किलोमीटर। तो लिखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य, दो देशांतर रेखाओं के मध्य औसत दूरी 111.32 किलोमीटर मानी गई है। औसत दूरी 111.32 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है। बात करें दो देशांतरों के मध्य दूरी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है उसे हम गोर नाम से जानते हैं। किस नाम से, गोर नाम से। तो लिखिए दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य दूरी को गोर, अंग्रेजी बोलते हैं GORA, गोर कहा जाता है, गोर कहा जाता है। ठीक है। बात करें सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है, लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो लिख लीजिए
सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना। इसीलिए देशांतरों का जो उपयोग है, किसी स्थान, 2 स्थान के बिंदु है, मान लीजिए जैसे दिल्ली से बम्बई, कोई भी 2 स्थान, तो देशांतरों का उपयोग 2 स्थानों के मध्य दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। 2 देशांतरों के मध्य दूरी अथवा समय की गणना ज्ञात करने में किया जाता है। लिख लीजिए, देशांतरों का उपयोग 2 स्थानों के मध्य समय तथा दूरी की गणना करने में किया जाता है। तो देशांतरों का उपयोग 2 स्थानों के मध्य समय तथा दूरी की गणना करने में किया जाता है। बात करें प्रमुख देशांतरों के बारे में, तो पृथ्वी पर समय की गणना करने के लिए प्रमुख जो देशांतर रेखाएं मानी गई हैं, तो वो रेखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा और स्थानीय समय रेखा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी पर समय की गणना करने के लिए प्रमुख देशांतर रेखाएं मानी गई हैं। वो प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ उनके नाम लिख लीजिए, जैसे कि एक है हमारी ग्रीनविच रेखा, एक है हमारी मानक समय रेखा, उससे पहले ये लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लिखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर लिखो मानक समय रेखा, और एक लास्ट लिख लीजिए स्थानीय समय रेखा। तो इन 4 देशांतर रेखाओं के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा और स्थानीय समय रेखा। तो आप लिख लीजिए, मैं फिर इनको एक एक से आपको अध्ययन करवाता हूं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहली जो रेखा है वो है हमारी ग्रीनविच रेखा। सबसे पहली जो रेखा कौन सी है वो है हमारी ग्रीनविच रेखा। देखिए, बात करें ग्रीनविच रेखा के बारे में, तो जैसे कि ये हमारी ग्लोब है, ग्लोब को उत्तर और पूर्वी 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध,
और ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। इन दो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा है जिसे हम 0 डिग्री, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम इधर लिख देता हूं, चलो लिख लो इधर ही, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी का नाम है ग्रीनविच रेखा। इसी का नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसी का नाम है प्रधान विश्व मानक समय रेखा। ठीक है ना। और इसी का एक नाम और आता है प्रधान मानक समय रेखा भी कहते हैं। ये 4 नाम है इसके, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा और प्रधान विश्व मानक समय रेखा। प्रधान विश्व मानक समय रेखा, ठीक है ना। इस रेखा की बात करें ग्रीनविच रेखा की, तो ग्रीनविच रेखा जो है वो हमारी इंग्लैंड में एक शहर है हमारा, इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, ग्रीनविच रॉयल वेधशाला। इंग्लैंड में एक वेधशाला है हमारी, कौन सी, ग्रीनविच रॉयल वेधशाला, वहां से यह गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच रेखा पड़ गया। क्या पड़ गया इस रेखा का नाम, ग्रीनविच रेखा। तो ये कहां से गुजरती है, तो ये रेखा हमारी गुजरती है, एक देश है हमारा इंग्लैंड। कौन सा देश, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश में एक शहर है लंदन शहर, और लंदन शहर के अंतर्गत एक रॉयल ग्रीनविच रॉयल वेधशाला है, ग्रीनविच रॉयल वेधशाला, ग्रीनविच रॉयल वेधशाला है, वहां से यह रेखा गुजरती है, इसलिए उस वेधशाला के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच रॉयल, सॉरी ग्रीनविच रेखा पड़ गया। बात करें इस रेखा के निर्धारण की, ग्रीनविच रेखा के निर्धारण की, कि इस रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो इस रेखा का निर्धारण जो है वो 22 अक्टूबर 1884 को, 22 अक्टूबर 1884 को यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर में विश्व के सभी प्रमुख देशों की एक कांग्रेस होती है। कांग्रेस का मतलब बैठक होती है। उस बैठक में इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। यह बैठक कब होती है, 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का नाम क्या था, उसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस। नाम क्या था, इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस नामक बैठक हुई थी। बैठक कहाँ पर हुई थी, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में एक बैठक हुई थी इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस, किस नाम से, इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस, मेरिडियन कांग्रेस नाम से इस बैठक हुई थी। और इस बैठक में ही इस रेखा का, इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण या 0 डिग्री देशांतर रेखा का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, 2-4 बिंदु हैं, लिखिए लिखिए। यह रेखा पहले चलो परिभाषा लिख लो, लिखो, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
काल्पनिक रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए, यह रेखा इंग्लैंड देश के लंदन शहर की ग्रीनविच रॉयल वेधशाला, लंदन शहर की ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अगला बिंदु लिखिए, इस रेखा का निर्धारण इस रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 को यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर में यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर में हुए विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस नामक बैठक में किया गया। तो इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें एक बैठक होती है इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस नाम से। इस बैठक में इस रेखा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। अगला लिखिए, इस रेखा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ऑब्लिक प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा ऑब्लिक प्रधान विश्व मानक समय रेखा, या ऐसे लिखो विश्व मानक समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो इस रेखा के अन्य नाम भी है। एक बिंदु और लिख लीजिए,
इस रेखा द्वारा जो समय का निर्धारण किया जाता है ना, उस समय को क्या कहते हैं? तो ये लाइन और लिख लीजिए, ग्रीनविच रेखा के समय को, लिखिए, ग्रीनविच रेखा के समय को, ग्रीनविच रेखा के समय को GMT, अंग्रेजी बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, या ऐसे लिख लो ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय, इसी का नाम है विश्व मानक समय, विश्व मानक समय, या इसी का नाम है जुलू समय, जुलू समय। तो ग्रीनविच रेखा के समय को GMT, ग्रीनविच माध्य समय, विश्व मानक समय या जुलू समय कहा जाता है, कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा के समय को किस किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है हमारा GMT के नाम से, ग्रीनविच माध्य समय के नाम से, जुलू समय के नाम से और विश्व मानक समय के नाम से। ठीक है ना? तो ये विशेषता थी हमारी किसकी? ग्रीनविच रेखा की। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो दूसरा लिखिए, यहीं पे लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा प्रतिरूप है ग्लोब का, ग्लोब के प्रतिरूप में ये मान लीजिए हमारी ग्रीनविच रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अगर ग्रीनविच रेखा इधर है तो ग्लोब तो हमारी कैसी है? गोल है। तो ये रेखा इधर है तो हमें इधर भी दिखाई देगी, इस कोने पर भी। तो ये भी हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी? ग्रीनविच रेखा हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं के मध्य में 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर की ओर बात करें तो इधर हमारा, ये विश्व का मैप बना रहा हूं, इधर इस तरह से एक हमारा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, साइबेरिया वाला। कौन सा? साइबेरिया, जो रूस का हिस्सा है ना, साइबेरिया, रूस, साइबेरिया रूस वाला हिस्सा है। और इधर हमारा एक हिस्सा और है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा है, अलास्का। ठीक है ना? इन दोनों हिस्सों के मध्य में एक हमारा सागर है। ये सागर तो कौन सा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में यहां पर इन दोनों स्थलीय हिस्सों के मध्य में एक संधि है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से? बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ये कौन सी संधि है? बेरिंग जल संधि। इस बेरिंग जल संधि से होकर एक हमारी रेखा गुजरती है, जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। जिसे किस नाम से? दूसरे पेन से लिख देता हूं, जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इस 180 देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ग्रीनविच रेखा से, इस वाली ग्रीनविच रेखा से ये 180 डिग्री देशांतर रेखा किस ओर है? पश्चिम पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इसलिए इधर वाला जो हिस्सा है वो तो हमारा कहलाएगा क्या? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इधर वाला जो हिस्सा है वो तो कहलाएगा, इससे इधर जो रेखा स्थित है ये तो कहलाएगी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
और इस रेखा से किस ओर स्थित है, पश्चिम की ओर स्थित है, इसलिए ये रेखा इधर से अगर काउंट करोगे तो क्या कहलाएगी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो समझ गए आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। लिखिए इसके बारे में, प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जलसंधि के समांतर गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो परिभाषा मैं लिख देता हूं, वहां से आपको परिभाषा समझ में आ रही होगी। क्या है परिभाषा, प्रशांत महासागर में स्थित, ये प्रशांत महासागर में स्थित दोनों हिस्सों के मध्य में बेरिंग जलसंधि पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जलसंधि में एक रेखा गुजरती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। लिखिए, प्रशांत महासागर में, सॉरी प्रशांत नहीं है वो हिंद महासागर है, मैंने वहां पर लिखा हुआ भी है, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, गलत लिख दिया हिंद महासागर, इसको प्रशांत महासागर कर लेना, हिंद नहीं है, कौन सा महासागर है हमारा, ये हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। परिभाषा मैंने प्रशांत महासागर ही बोला था। लिखिए, प्रशांत महासागर में स्थित कौन सी संधि है, बेरिंग जल संधि। तो प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जल संधि से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जल संधि से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बात करें इसके निर्धारण की, तो इसका निर्धारण भी हमारा कहाँ किया गया था, तो इसका निर्धारण भी हमारा अमेरिका में वाशिंगटन डीसी शहर में जो हमारी इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस हुई थी वहीं पर इसका निर्धारण किया गया। तो निर्धारण किया गया था, लिख लीजिए डेट वही है 22 अक्टूबर 1884, और बैठक कौन सी थी, वही थी बैठक, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बैठक वही थी हमारी कौन सी, जो यहाँ पर इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस नामक की बैठक में इसका निर्धारण हुआ था। तो ये दो रेखाएं हुई हमारी, ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बाकी दो रेखाओं के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरी हमारी जो रेखा है वो है हमारी मानक समय रेखा। बात करें मानक समय रेखा की, तो यह सभी देशों में अलग अलग होती हैं। किसी देश के समय का जो मान जिस रेखा से निर्धारित किया जाता है उस रेखा को उस देश की मानक समय रेखा कहा जाता है। तो मानक समय रेखा क्या है, जिस देश के समय का निर्धारण उस रेखा से किया जाता हो उसे उस देश की मानक समय रेखा कहा जाता है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की मानक समय जो रेखा है वो है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। तो लिख लीजिए मानक समय रेखा के बारे में, किसी देश के समय की गणना करने के लिए जिस देशांतर का उपयोग किया जाता है, जिस देशांतर का उपयोग किया जाता है उसे उस देश की मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा कहा जाता है, उसे उस देश की मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है।
बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो मानी गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो लिख लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे जब भारत की स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ेंगे उस समय, कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसका जो मुख्य बिंदु है वो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा लगभग 5.5 घंटे आगे है। तो ये सारी बातें हम जो है पढ़ेंगे जब भारत की स्थिति एवं विस्तार में हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे उस समय, और कर्क रेखा भी अध्ययन हम करेंगे जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे उस समय। ठीक है ना। तो ये थी हमारी मानक समय रेखा के बारे में 2 बिंदु। इसके बाद में हमारी लास्ट जो रेखा आती है वो आती है स्थानीय समय रेखा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए स्थानीय समय रेखा। स्थानीय समय रेखा। बात करें स्थानीय समय रेखा के बारे में तो देखिए, किसी स्थान विशेष पर सूर्य जब सीधा लंबवत चमकता है, किसी स्थान विशेष पर स्थित कोई बिंदु है उस पर जब सूर्य सीधा चमक रहा है तो उसे हम कहेंगे स्थानीय समय रेखा। और उस समय जब सूर्य सीधा चमक रहा है उस समय जो समय है उसी को कहा जाता है स्थानीय समय। तो लिख लीजिए, परिभाषा लिखो आप, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से गुजरने वाला देशांतर, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से गुजरने वाला देशांतर, जिस पर सूर्य सीधे का मतलब लंबवत, सूर्य लंबवत चमकता है, उसे स्थानीय रेखा तथा उस समय को स्थानीय समय कहा जाता है। स्थानीय समय कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी देशांतर एवं देशांतर रेखाओं के बारे में हमारी चर्चा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो हमारी है भारत के संदर्भ में भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसको हम अलग ही टॉपिक में दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।